अखिल की संगत। यादें बातें रेडियो की। नमस्कार। पिछले 2 दशक में एफएम टेक्नोलॉजी के प्रसार और निजी एफएम चैनलों के आने के बाद से जब हम रेडियो की बात करते हैं तो आकाशवाणी के साथ साथ उन चैनलों का भी जिक्र होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह का बहुआयामी चरित्र आकाशवाणी का है, तो रेडियो की संपूर्णता की चर्चा करते समय हमें बार बार आकाशवाणी की तरफ लौटना ही पड़ता है। और आकाशवाणी समाचारों की जब हम बात करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अखबारों में एक न्यूज़ रूम होता है, एक समाचार कक्ष होता है जहाँ सारे समाचार एकत्र होते हैं, उसी तरह से आकाशवाणी में एक जनरल न्यूज़ रूम है जहाँ देश दुनिया से अंग्रेज़ी में समाचार आते हैं, संकलित होते हैं, उनका एक पूल बनता है और फिर वो सभी भाषाओं के लिए बांटे जाते हैं और अंग्रेज़ी में भी उन्हीं का उपयोग होता है। अब हिंदी विशेष तौर पर एक ऐसा समाचार कक्ष है जहां ये अंग्रेजी में आने वाले समाचारों का हिंदी में अनुवाद होता है, फिर उनका संकलन होता है, संपादन होता है और अनुवाद करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी भाषा सरल और सीधी हो। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसी तरह से काम होता है, लेकिन एक बुनियादी अंतर हिंदी और अन्य भाषाओं में ये है कि हिंदी में संपादक अलग होते हैं। समाचार वाचक अनुवादक और संपादक 2 वर्ग हैं जो मिलकर काम करते हैं। अंग्रेजी समाचारों में संपादन का काम विशुद्ध संपादक के हाथ में है, वहां समाचार वाचक का अनुवाद या संपादन से कोई संबंध नहीं होता। हमने ये सोचा कि हम समाचार वाचकों की तो बात कर रहे हैं, पर ये जो संपादकों का वर्ग है उनका अनुभव भी जाना जाए। इसके लिए हमने बात की एक बेहद अनुभवी व्यक्ति से जो 1969 में आकाशवाणी से जुड़े और लगभग 20 वर्ष वहाँ काम करने के बाद दूरदर्शन में चले गए और उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत सारे केंद्रों में समाचारों के प्रसारण की शुरुआत कराई, समाचार कक्षों की स्थापना कराई। हम बात कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश दत्त की, जिनका बहुत लंबा अनुभव है और हम उनसे यही जानना चाह रहे हैं कि इतने लंबे कार्यकाल में और सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर कुल मिलाकर ये मानकर चलें कि पिछले 50 वर्ष में समाचारों का कलेवर, प्रसारण का तरीका कैसे बदला है। अखिल जी, पिछले 50 साल में आकाशवाणी में समाचार तैयार करने का जो तरीका था उसमें काफी परिवर्तन आया है। 1969 में जब मैंने आकाशवाणी के हिंदी समाचार एकांश में उप संपादक के तौर पर काम शुरू किया, तब वियतनाम में लड़ाई चल रही थी, बल्कि लड़ाई जोरों पर थी। अमेरिकी हमलों और वियतनामी सेना की जांबाजी की खबरें अखबारों में छाई रहती थी और आकाशवाणी के बुलेटिनों में भी अक्सर प्रमुख खबरें वियतनाम युद्ध के बारे में होती थी। तब सभी समाचार अंग्रेजी में बनते थे और हिंदी में केवल उनका अनुवाद होता था। समाचारों का आलेख तैयार करके समाचार वाचक को थमा दिया जाता था और वाचक स्टूडियो में जाकर पढ़ देते थे। इसी तरह सामयिक विषयों पर भी वार्ता प्रसारण का यही तरीका था, मूल आलेख अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद। फिर 1970 के दशक में सामयिक विषयों पर हिंदी में ही मूल आलेख पहले पत्रकारों, फिर विशेषज्ञों या विद्वानों से लिखवाने का सिलसिला शुरू हुआ। रेडियो समाचार तैयार करने और उनके प्रसारण में समाचार कक्ष में 2 ही वर्गों की भूमिका थी। एक तो समाचार संपादक और उनके साथ अनुवादकों की टीम, और दूसरी तरफ थे समाचार पढ़ने न्यूज रीडर। ये सब मिलाकर एक शिफ्ट बनती थी। मतलब समाचार तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने का काम जरूर बटा हुआ था। विदेशी प्रसारण संस्थाओं जैसे बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका में समाचार प्रसारण का तौर तरीका अलग था और लोकप्रिय भी था। उन पर दैनिक काम में सरकारी दखल नहीं था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी कार्यशैली लचीली थी। उनसे मुकाबले में डटे रहने के लिए आकाशवाणी को भी अपना नीरस, सपाट या यूं कहिए आसान तरीका छोड़कर नए तरीके अपनाना जरूरी हो गया था, जिससे समाचार बुलेटिनों में जान भी आए और वजन भी आए, ये दोनों आए। आप जानते हैं रेडियो आवाज का माध्यम है और आवाज के महत्व को आकाशवाणी के कर्णधारों ने बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए समाचार विभाग में अंग्रेजी में दैनिक न्यूज रीड और हिंदी में समाचार दर्शन कार्यक्रम काफी पहले से चल रहे थे, जो कि संवाददाताओं, विशेषज्ञों, नेताओं, पत्रकार सम्मेलनों
और अन्य कार्यक्रमों में कही गई बातों के रिकॉर्ड किए गए अंशों पर आधारित थे। लेकिन इनके बावजूद समाचार बुलेटिनों में साउंड बाइट शामिल करने का सिलसिला काफी बाद में शुरू हुआ। समाचारों में आकाशवाणी के संवाददाताओं की खबरें उन्हीं की आवाज में फिर प्रसारित की जाने लगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण हस्तियों, नेताओं और अन्य लोगों के उन्हीं की आवाज में अंश यानी साउंड बाइट भी शामिल किए जाने लगे। इससे क्या हुआ कि समाचारों की प्रासंगिकता और प्रामाणिकता बढ़ गई। लेकिन आकाशवाणी समाचारों का एक पक्ष अब भी कमजोर था, और वो ये था कि समाचारों के दौरान किसी विशेष मुद्दे पर विशेषज्ञों या संबद्ध लोगों से उसी समय बातचीत में उनकी राय, उनका पक्ष प्रस्तुत करना। शुरू में तो ये काम बाहर के पत्रकारों से कराया गया, लेकिन फिर 90 के दशक के अंत में कुछ प्रतिभावान समाचार वाचकों ने इस काम को न सिर्फ दक्षता से किया, बल्कि महज वाचक से पूरे एंकर के तौर पर अपना सिक्का भी बहुत अच्छी तरह जमा दिया। इनमें समाचार वाचक अखिल मित्तल और राजेंद्र चुग के नाम मैं प्रमुखता से लेना चाहूंगा। इन दोनों ने आकाशवाणी समाचारों के प्रस्तुतिकरण को एक नया आयाम दिया और ये साबित कर दिया कि आकाशवाणी के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, और इसे सामने लाने के लिए पारखी नजर और नियत में ईमानदारी होनी चाहिए। बजट, चुनाव, प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, ज्ञान विज्ञान की नई बातें, अर्थव्यवस्था, किसी भी दूरगामी महत्वपूर्ण घटना या विषय पर बुलेटिन के बीच विशेषज्ञों से सवाल जवाब के इस अंश के शुरू होने और खूब जमने से समाचार बुलेटिनों का स्वरूप बदल गया, बल्कि एक और बड़ी कमी भी दूर हो गई और बुलेटिन दिलचस्प होने लगे। इनसे समाचार बुलेटिनों को नया आयाम भी मिला और आकाशवाणी के बुलेटिन संपूर्ण माने जाने लगे। इन सब परिवर्तनों से आकाशवाणी देश में रेडियो समाचार श्रोताओं को बीबीसी और अन्य विदेशी प्रसारणों से हटाकर अपनी तरफ ले आने और मजबूती से जोड़ने में काफी हद तक सफल हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि इन बातों से आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों का स्वरूप, समाचार संकलन और प्रस्तुतिकरण काफी अच्छा हुआ है और इनमें बहुत निखार आया है। दत्ता जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि समाचारों में उसी समय विशेषज्ञों से कुछ विशेष समाचारों पर बात करना, इंटरव्यू करना और उन्हें बुलेटिन में शामिल करना और बहुत सारे विशेष कार्यक्रम करना, जैसे चुनाव के समय, बजट के समय, ये सब सिलसिला शुरू हुआ मैं ये कहूँगा शायद 1996 के आसपास। और मुझे याद है कि 1996 का साल था जब देश में आम चुनाव हुआ, और उसी समय आकाशवाणी में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक थे हरीश अवस्थी। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और ये कहा कि टेलीविज़न चैनल बहुत समय से चुनावों का विश्लेषण के कार्यक्रम करते हैं, तो आकाशवाणी क्यों नहीं कर सकती? कोई वॉलंटियर? हमने हाथ लगा। हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ राजेंद्र चुग भाई, उन्होंने भी हाथ उठा दिया। कमलकांत पान संपादक थे। इस तरह से हम 4-5 नौजवान हमने ये जिम्मेदारी उठा ली कि हम ये करेंगे। चौड़ सज्जन अधिकारी थे हमारे। हमने मिलके एक रूपरेखा बनाई। 72 घंटे, उन दिनों बैलेट पेपर से मतदान हुआ करता था, तो 3-3, 4-4 दिन में परिणाम आता था। तो जब तक पूरा परिणाम नहीं आया, आपको कार्यक्रम तो करना पड़ेगा। और हमने वो कार्यक्रम किया निरंतर 24 घंटे। सभी लोगों ने सहयोग दिया। इसमें कोई मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं था, उसका कोई श्रेय मेरा नहीं है। तमाम लोगों ने लग के काम किया। और उस वक्त जो रेडियो की हस्ती थी, उसमें बाद के जो बड़े नामी लोग हुए, अरुण जेटली साहब, जॉर्ज फर्नांडिस, महाराज कृष्ण रसगोत्रा जो विदेश सचिव थे हमारे, सारे छोटे बड़े पत्रकार वहाँ उस कार्यक्रमों में, एमडी नलपत थे, पुराने पत्रकार, वो सब, इंदर मल्होत्रा का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँ। तो वो कार्यक्रम हमने किया और आकाशवाणी की सेवा में पहली बार, मैं कहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति हमने देखा कि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम लोगों के पास, सबके पास फोन आया कि कल शाम को 4 बजे डीजी के कमरे में आपकी पेशी हो। हम तो डर गए, पता नहीं क्या हुआ। पेशी हो गए, हरीश अवस्थी साहब थे, सबके लिए खूब बढ़िया चाय नाश्ते का। और वहाँ वो लोग सारे विशेषज्ञ बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और चाय पीने के बाद हरीश जी ने इंदर मल्होत्रा जी से और उन लोगों से कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने पहली बार हिम्मत की है, आप इन्हें रेट कर दें। और मैं भूल नहीं सकता, इंदर मल्होत्रा जैसा पत्रकार, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी डिबेट्स, इतने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, पर ये जो आपकी टीम है, इसने जैसे सवाल हमसे किए और इनका राजनीति का ज्ञान, आप धन्य हैं, आपके पास ऐसे लोग।
उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, देश में चुनाव भी जल्दी जल्दी होते रहे और हम इसका रस लेते रहे। और मुझे बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आकाशवाणी ने हमें ये मौका ही नहीं दिया, बल्कि इससे आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी कि इंदौर और भोपाल के चौराहों पर माइक लगाकर इन कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जाता था। इन कार्यक्रमों ने हमें अपार अनुभव दिया। मतलब ये शायद अगर हम आकाशवाणी में नहीं होते तो ये सौभाग्य हमें नहीं मिलता। इस संस्था का ये दान है, हम पर ऋण है। जब हम भारतीय भाषाओं के प्रमुख समाचार वाचकों और प्रमुख स्वरों की बात करते हैं तो जैसा कि पहली कड़ी में हमने बहुत सारे नाम लिए, पर और आकाशवाणी की इतनी लंबी परंपरा है, उसमें इतने सारे नाम हैं कि उनकी चर्चा करने के लिए शायद अलग से हमें एक कार्यक्रम करना पड़ सकता है। फिर भी कुछ प्रमुख नाम, खासतौर पर दक्षिण भारतीय भाषाओं के जो नाम हैं, उनकी चर्चा करना यहाँ मैं उपयुक्त समझता हूँ। जैसे पंजाबी में मनजीत कोचर, अमरजीत कौर, जतिंदर कौर, मन्नारलू साहब थे एक, गोपाल राव थे, राज्य लक्ष्मी थी तमिल में, आर.एस. वेंकटरामन, वी.एम. संबा शिवम, शिवरामन साहब थे, बहुत मशहूर थे। और असमिया भाषा में श्रीमती लिलीदास मलिक, नसीउर रहमान, हिरन दत्ता, प्रफुल्ल साइकिया, जीना बरुआ, निरेन बरुआ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी चर्चा किए बिना आकाशवाणी के समाचार प्रसारण को पूरी तरह से समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा और ये थोड़ा अन्याय भी होगा उन महारथियों को अगर हम याद न करें। हमने पहली कड़ी में कुछ स्वर आपको सुनवाए थे विभिन्न भाषाओं से, मराठी और गुजराती से। आज फिर हम कुछ व्यक्तियों के अनुभव आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम में। गुजराती समाचार हरीश पंड्या वांचे छे। दोस्तों, ये शब्द आज भी सुनाई दे रहे हैं। मैं वैसे तो एजुकेशन फील्ड से आया, कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर और बाद में मिशनरी स्कूल में अध्यापक एवं इंचार्ज प्रिंसिपल भी रहा, लेकिन भवंस कोरस की वजह से मेरा आकाशवाणी से एक नाता बना। बड़ौदा और अहमदाबाद से मेरा नाता दिल्ली से हो गया। आकाशवाणी सेवा समाचार प्रभाग में प्रवेश ही एक रोमांच बन गया। मैंने जब आकाशवाणी दिल्ली समाचार प्रभाग में काम शुरू किया तभी राजीव गांधी सरकार गई, बाद में चुनाव हुआ और वीपी सिंह सरकार आई। चुनाव में आकाशवाणी जो समाचार देती है वो 100% एक प्रमाण बन जाता है और वो काम करने का अलग ही अनुभव रहा। वैसे ही चौधरी देवीलाल जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे और उनकी अनबनी से देशव्यापी हड़ताल हो गई, ये काम भी एक बड़ा अनुभव रहा। ऐसे ही कभी भारी बारिश तो एकदम ठंड और कोहरा, ऐसी स्थिति में काम करना और एक कमिटमेंट बनता था। ट्रांसफर होके जब गुजरात गया तो अहमदाबाद प्रादेशिक समाचार एक में भी यही बात। समाचार वाचक प्रथम अनुवादक है, समाचार संकलन करता है, उसमें भाषा शुद्धि करता है और बाद में वाचन के लिए एकदम सही शब्द और समय देना, ये सब काम करते करते आज 32 साल निकल गए। आकाशवाणी अब भी हो रही है और उसमें समाचार वाचक की भूमिका अहम रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लोचनी आस्थाना। आकाशवाणी में मेरा प्रवेश हुआ 11 मई 1977 को। एक्चुअली हरियाणा में आकाशवाणी का पहला केंद्र हमारे शहर रोहतक में ही खुला था। उस जमाने में एमए की परीक्षा देते ही अपने शहर में नौकरी मिलने से बड़ा सुख और क्या होता। आकाशवाणी में कदम क्या रखा, एकदम नई दुनिया मेरे समक्ष खुल गई। कितनी तरह के तो संगीत से ही परिचय हुआ, फिर नाटक, रूपक, झलकी, कितना कुछ था जानने को, सीखने को, समझने को। मुझे तो लगता मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा, फिर भी बहुत कुछ बाकी रह गया। पर आकाशवाणी में मन इस कदर रम गया कि कभी कोई दूसरी नौकरी करने की सोची ही नहीं, क्योंकि यहाँ नित नया होता था। काम में नीरसता की कोई जगह नहीं थी। उद्घोषक के रूप में उद्घोषणाओं के अलावा महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संचालन करना, कार्यक्रमों के लिए आलेख लिखना, और ये सब करते हुए आप श्रोताओं में किस कदर लोकप्रिय हो जाते हैं, इसका अंदाज़ा तब लगता जब अक्सर श्रोता लोग आपसे मिलने आकाशवाणी पहुंच जाते। कुछ तो टोलियां बनाकर आते थे। फिर रोहतक में मैं 1985 तक रही और अक्टूबर 1985 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर आ गई। कुछ समय मैंने विदेश प्रसारण सेवा में भी काम किया और फिर आखिरकार न्यूज़ रीडर बन गई। तब लगा कि बस यही थी मेरी मंजिल। यहाँ बुलेटिन पढ़ने के अलावा हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और बुलेटिन का संकलन, संपादन भी करते रहे। आकाशवाणी की ही बदौलत मुझे जापान के NHK यानी जापान प्रसारण निगम की विदेश प्रसारण सेवा रेडियो जापान की हिंदी सेवा में काम करने का अवसर मिला। उससे दुनिया को देखने की
नई दृष्टि मिली। 1999 में मैं पहली बार टोक्यो में NHK वर्ल्ड रेडियो जापान के हिंदी सेवा में काम करने पहुंची। अब यहाँ आकाशवाणी के न्यूज़ रूम में तो हम स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन देते और वो टाइप करते हैं। स्टूडियो में बुलेटिन लाने ले जाने के लिए सहायक होते हैं। लेकिन रेडियो जापान में कार्यशैली एकदम अलग थी। वहाँ तो हमें लिखने के लिए पेंसिल, लाइन वाली पेपर शीट और रबर दे दी गई। अब चाहे समाचार बुलेटिन हो या कार्यक्रमों के आलेख, सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता। कार्यक्रमों की आउटडोर रिकॉर्डिंग, डबिंग सब कुछ खुद करना होता था। वन मैन आर्मी कह सकते हैं आप। खैर 2000 में जब सदी बदली तो हमारे डेस्क पर कंप्यूटर विराजमान हुआ और कंप्यूटर की ABC वहीं काम करते करते सीखी। हिंदी में टाइप करना भी सीखा और 2002 में स्वदेश लौट आई। फिर 2009 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेकर एक बार फिर मैं रेडियो जापान की हिंदी सेवा काम करने चली गई। वहाँ कई तरह के कार्यक्रम किए। जापान में दूसरे प्रवास के दौरान एक अविस्मरणीय घटना घटी। आपको याद होगा 11 मार्च 2011 को पूर्वोत्तर जापान में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया और उसके बाद जो ऐतिहासिक सुनामी उठी उसने तो वहाँ की एक बंदरगाह का नामो निशान मिटा दिया। कितने नगर बहा दिए। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ध्वस्त हो जाने से रेडियो एक्टिविटी फैलने का संकट उठ खड़ा हुआ था। तब जापान में रह रहे कई विदेशी टोक्यो, कावासाकी, ओसाका आदि छोड़कर बड़ी संख्या में स्वदेश लौट गए थे। लेकिन मैं वहीं टोक्यो में डटी रही क्योंकि संकट काल में ही तो कई तरह के विशेष कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत थी। यहाँ वहाँ फंसे भारतीयों से संपर्क करना, उनके अनुभव और मुश्किलों के बारे में जानना, उन्हें प्रसारित करना। वहीं दूसरी तरफ विदेशी स्टाफ की बहुत कमी भी हो गई थी। कुछ विदेशी भाषा विभाग तो ऐसे थे जिनमें एक भी प्रसारक नहीं बचा था। लेकिन हिंदी सेवा में ऐसी नौबत नहीं आने दी। हम सुबह से देर रात तक विशेष कार्यक्रम, विशेष बुलेटिन तैयार करते थे। कई बार रात के 1-1, 2-2 बज जाते और चूंकि मैं टोक्यो में थी इसलिए आकाशवाणी के समाचारों के लिए ही नहीं, भारत के निजी टीवी न्यूज़ चैनल्स और BBC रेडियो की हिंदी सेवा के लिए भी उन दिनों रिपोर्टिंग की। अखबारों के लिए कुछ लेख भी लिखे जिनमें जापानी समाज के बारे में मैंने बताया। जापान कई मायनों में अद्भुत है। वहाँ के नागरिक अत्यंत अनुशासित, बेहद विनम्र और मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये देखकर मैं चकित रह गई कि वे उस संकट काल में भी बदले नहीं थे। वो उतने ही अनुशासित, उतने ही संजीदा और उतने ही शांत थे। कहीं कोई बदहवासी नजर न आती थी। हालांकि 3-4 महीने तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया था। खैर रेडियो जापान में काम करते हुए समूचे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य अमेरिकी देशों से आए अन्य लोग जो रेडियो जापान की अन्य भाषाओं के लिए काम कर रहे थे, उनसे परिचय हुआ, मेल जोल बढ़ा, कुछ अच्छे दोस्त भी बने। मुझे ये कहने में तनिक संकोच नहीं है कि आकाशवाणी मेरी सबसे बड़ी गुरु रही है, जिसने मुझे व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि पेशेवर के तौर पर भी तराशा। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसने मुझे पहचान दी। नाम और आवाज़ दोनों को पहचान मिली। 35 बरस बाद आज भी कई लोग मिल जाते हैं जो तुरंत नाम से पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे आपको बचपन में आकाशवाणी रोहतक से बहुत सुना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी के सुनहरी वर्षों की गवाह रही हूँ। आकाशवाणी से विदा लिए 11 साल हो चुके हैं, फिर भी पुरानी आदतें छूटती कहाँ हैं। आज भी कुछ घंटे सुबह रेडियो ज़रूर सुनती हूँ। नमस्कार, मैं भरत राजगौर। वैसे समाचार के श्रोता ही इस नाम से मुझे जानते हैं। बाकी रेडियो में किसान श्रोता शंकर लाल से, नमक बनाने वाले मगन काका से और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रमों के श्रोता तरु के नाम से जानते हैं। ये सारी पहचान मुझे आकाशवाणी ने दी है और आकाशवाणी में आने की ललक मेरे स्वर्गीय पिताजी की एक चुनौती से जगी थी। छोटा सा गाँव, लाइसेंस वाले 2 ही रेडियो। शाम के समाचार सुनने आधा गांव इकट्ठा होता था। एक दिन पिताजी ने कहा, ऐसा बनो कि दुनिया सुनने आए। समाचार वाचक बनने का बीज दिल में बैठ गया, मगर परिस्थितियों ने अध्यापन के व्यवसाय में डाल दिया। वहां एक हादसा हुआ। स्कूल विकलांग बच्चों का था और हर रोज प्रार्थना सभा में समाचार पढ़ने का जिम्मा शिक्षकों का था। पढ़ाने के अलावा यह काम करने को कोई राजी नहीं था। बस 22 साल बाद समाचार वाचक बनने का बीज अंकुरित हो उठा। वह जिम्मेवारी मैंने उठा ली। 3 साल समाचार पढ़ना, बोर्ड पर लिखना निरंतर चलता रहा। फिर तो 1986 में अहमदाबाद प्रादेशिक समाचार एकांश में कैजुअल समाचार वाचक के रूप में चयन हुआ और 1989 में नियमित समाचार वाचक बन गया। समाचार वाचक की सेवा के दौरान
विधानसभा और लोकसभा चुनावों में काम करना तो एक चुनौती था ही, मगर अविस्मरणीय है 2001 का भूकंप। हमारा घर धराशायी था, पत्नी बेहोश, मगर आकाशवाणी से सबसे नजदीक मैं था। सो नजदीक के एक दोस्त का कुर्ता पाजामा पहनकर सुबह 11 बजे चलकर पहुंचा आकाशवाणी। पूरा दिन समाचार पढ़ता रहा। इस दौरान सांगली केंद्र से फोन आया। वहां के कच्छी श्रोता गुजराती में सारे समाचार सुनना चाहते थे। अपलिंक की कोई सुविधा नहीं थी। फोन पर समाचार पढ़ने के लिए कहा गया। पूरे 25 मिनट भूकंप के समाचार पढ़ता रहा और फोन लाइन से ही वो प्रसारित हुआ। रात 9 बजे घर पहुंचा। पत्नी ने देखा कि मैं दब गया नहीं हूँ, जिंदा हूँ। बाद में 15 दिन भूकंपग्रस्त भुज में भी, तंबू में भी समाचार पढ़ने हो आया। आकाशवाणी से हुआ प्यार आज भी तरोताजा है। बस 66 साल की उम्र में भी युवा दोस्तों के साथ युवा रह सका हूँ। शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया दोस्तों। आकाशवाणी का चरित्र बहुत बहुआयामी रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि समाचारों का प्रसारण प्रधान रहा, क्योंकि वो जनता तक, सुनने वालों तक देश दुनिया का हाल पहुंचाता है। पर आकाशवाणी के इसके अलावा बहुत सारे आयाम हैं, जैसे शिक्षण कार्यक्रमों का प्रसारण, संगीत का प्रसारण, वार्ताओं का कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, महिलाओं का कार्यक्रम और नाटकों का। रेडियो नाटकों की जो विधा है वो विशुद्ध रूप से आकाशवाणी में पैदा हुई और आकाशवाणी के साथ ही चल रही है। और उसमें बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाटककार, बाबा करंत, गणेश कर्नाड से लेके विष्णु प्रभाकर, दीनानाथ, चिरंजीत, ऐसे मशहूर नाम हैं। और नाटकों का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम, उसके अलावा जो लोग विविध भारती सुनते रहे हैं वो हवा महल को कभी नहीं भूल सकते। छोटी छोटी झलकियां दीनानाथ जी की लिखी हुई, चिरंजीत जी की लिखी हुई। आकाशवाणी के पास पुराने लेखकों के नाटकों का और उन स्वरों का, जो एक से एक महान कलाकार रेडियो नाटकों से जुड़े रहते थे और फिर जो बाद में फिल्म उद्योग तक पहुंचे, उनका विपुल भंडार है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन नाटकों को अब डिजिटाइज करके फिर से लोगों के सामने लाया जा रहा है और YouTube पर उस तरह के नाटक उपलब्ध हैं। ऐसा ही एक नाटक था श्री जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ शारदीय, जिसके कुछ अंश सुनाकर हम इस कड़ी को विराम देना चाहेंगे। सरदार, ये आवाज क्या मेरी ही है? क्या मैं सचमुच ही आपको देख रहा हूँ? मौत की सर्द उंगलियां मेरा इंतजार कर रही हैं और आप? नरसिंह, महाराज ने तुम्हारा फांसी का हुक्म रद्द कर दिया है। क्या? सच सरदार जिनसे वाले, क्या सचमुच ही मैं ज्योति की राह पर चल सकूंगा? ये मैं नहीं कह सकता। तब तुम्हें यहीं रहना है, कारागार में। फांसी नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारागार में रहना होगा। नहीं जानता क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये कारागार। नरसिंह, मैं फिर जाऊंगा सिंधिया महाराज के पास। न जाने किसने आली जाह के कान भरे हैं। कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सुनिए सरदार, पता नहीं उन्हें स्वीकार होगा या नहीं। मैं यहाँ खाली बैठा रहता हूँ। अगर गणपति से कहकर एक छोटा सा करघा मंगवा दे तो वो हो जाएगा। मैं कहता जाऊंगा। तो वो ही मेरा संबल होगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बुनता रहूंगा रुपहले और सुनहले पल्ले। हवा सी हल्की और कुसुम सी कोमल, चांदनी सी चीनी, चांदनी शारदिया, वही तो चांदनी है, मेरी इस काल कोठरी की ज्योति। यादें बातें रेडियो की जारी रहेंगी। नमस्कार।